Hello everyone, I'm Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 12 physics that is ray optics. आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली क्लास जो मैंने आपकी ली थी उसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस कराया था। आज मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और भी अच्छी हो जाएगी। सही है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, ये नंबर 2 डाला हुआ है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में ही करा दिया था। ठीक है, आज मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करा लेती हूँ जिससे आपको और अच्छी समझ बन जाएगी। टॉपिक को शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस के को स्टार्ट कर सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, जिन्होंने क्लास किया है दैट्स टू गुड, वो केवल रिवाइज कर लेंगे। जिन्होंने क्लास नहीं किया है उसको वो जाकर के क्लास को कर लेंगे, लेकिन उसके पहले पहले इस वीडियो के अंदर वो जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं फॉर्मूले सिखाऊंगी उस फॉर्मूले को देख करके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये सीख जाओ। ठीक है, फिर जाकर के उसको देख लेना, उससे तुम्हारी समझ अच्छी हो जाएगी, है ना। क्योंकि किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका ओरिजिन जान लो कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, तो वो बहुत जल्दी तुमसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो। चलो करें शुरू, आ जाओ। याद अगर हो तुमको तो मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है ना, इमेज किस मीडियम में बन रहा है, कौन से तरह के सरफेस पर रिफ्रैक्शन कराया जा रहा है, ये सब यहाँ पर मैटर नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ ये मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा हुआ है। अगर ये बात पता है तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। सही है, तो जरा याद दिलाओ मुझे और बताओ क्या लिखना चाहिए। एक बार फॉर्मूला रिवाइज करा रहे, ट्रिक बताया था ना, वही ट्रिक रिवाइज करा रही हूँ मैं कि आपका अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, दूसरा केस था कि ऑब्जेक्ट आपका किस में है, डेंसर मीडियम में है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, अगर ऑब्जेक्ट किस में है, रेयर मीडियम में है, तो उस केस में क्या लिखोगे तुम, म्यू आर अपॉन में यू माइनस म्यू डी अपॉन में वी, है ना। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा गया है उसी के नीचे उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो बच गया मीडियम उसको लिख दिया और बचे में इमेज डिस्टेंस। समझ में आया। और जिस सीक्वेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम इस तरफ भी लिख लो, और यहाँ पर डिवाइड में यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर तुमको बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। समझ में आया। चलो उसी तरीके से यहाँ पर इसको, अच्छा एक और चीज जो मैं यहाँ पर तुमको बताया था मैंने, और ये मैं फर्स्ट डे से बता रही हूँ ना, डे 1 से तुमको ये बात बोल रही हूँ मैं कि रे ऑप्टिक्स के अंदर ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसमें तुमको साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई करना है। हर फॉर्मूले को साइन के साथ ही इस्तेमाल करना होता है। और साइन कहाँ पे यूज करना है, जिस चीज को यूज कर रहे हो उसका साइन लो, जिस चीज को निकालना है, जिस चीज को पता करना है उसका साइन लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद साइन के साथ आ जाएगा। बात समझ में आया। ये बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लो और सारे रे ऑप्टिक्स के फॉर्मूले पर इसको अप्लाई करना, ये यूनिवर्सल है इस चैप्टर के लिए। समझ में आया बात। आ जाओ, तो उसी तरीके से मुझे बताओ जरा, ये किस केस के लिए हो गया, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम में रखा हुआ है। सही है। अब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा डेंसर मीडियम में है तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या होगा। चलो बताओ, तुम बोलोगे क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है तो लिख लेंगे म्यू डी अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है क्या, माइनस साइन आगे लिख लेंगे। ठीक है, अब जो मीडियम बच गया वो लिख लेंगे म्यू आर, उसके नीचे इमेज डिस्टेंस लिख लेंगे, और फिर जिस सीक्वेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अरेंज है उसी सीक्वेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पर अरेंज करके नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लेंगे। दैट्स ऑल, यही है फॉर्मूला लिखने का तरीका। समझ में आ गया बात। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया जो यहाँ पर हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले को उठा करके लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आओ जरा क्वेश्चन समझो क्या है। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें दिया है कि एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और यहाँ पर सेंटर है इस ग्लास स्फीयर का, और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सेंटर से 2 सेंटीमीटर आगे, है ना, इस तरफ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर एक स्मॉल एयर बबल है जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है उसको। ठीक है, इस एयर बबल को, ये ऑब्जर्वर है, आई पॉइंट है, ये इसको देखना चाहता है। तो पूछ रहे हैं ये लोग क्वेश्चन कि एपरेंट पोजीशन बताइए कि उस बबल का क्या होगा, एयर बबल का एपरेंट पोजीशन क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर कभी कभी बच्चे कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछने लायक ही सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे दिमाग में भी कभी आ गया तो इसका जवाब ध्यान से सुनना, शायद ये बात तुमको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो किसी ने बोला कि मैम देखिए ना, एपरेंट पोजीशन टर्म लिखा हुआ है, तो उसके दिमाग में एपरेंट वर्ड घुस गया है और वो सोच रहा है कि मैम क्यों नहीं यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट शिफ्ट का आपने कॉन्सेप्ट कराया था, तो वो भी तो यहाँ पर लग सकता है। अब चूंकि डेफिनेटली तुमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है, तुमको पता है कि उसी का ये क्वेश्चन है, तो तुम यहाँ पे लगा रहे हो। लेकिन अगर रैंडमली तुम क्वेश्चन कर रहे हो और एपरेंट पोजीशन आया तुम्हारे सामने, तो तुम्हारे दिमाग में एपरेंट वर्ड देख करके एपरेंट डेप्थ, एपरेंट हाइट और एपरेंट शिफ्ट वाला भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट दौड़ सकता है। बट सुनो ध्यान से मेरी बात, ये सरफेस कैसा है,
मतलब डेफिनेटली स्फेरिकल सरफेस है। वहां पर जो कॉन्सेप्ट पढ़ते थे उसमें सरफेस कैसा लिया करते थे, रिफ्रैक्शन ही होता था, पर सरफेस कैसा लिया करते थे, प्लेन सरफेस। तो आई थिंक तुमको अब ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि क्यों वो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो प्लेन के लिए लगाया था, ठीक है। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है ये आपके स्फेरिकल सरफेस के लिए है। क्लियर है क्या ये बात? चलो बहुत सुंदर। तो आई थिंक तुमको इस बात की समझ बन गई है। तो अब यहां पर हम लोग एपरेंट पोजीशन पूछा है, इसका मतलब सिंपली इन्होंने इमेज का पोजीशन पूछा हुआ है और कुछ भी नहीं पूछा गया है, इमेज का पोजीशन ही पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तुमको वी बताना है कि क्या होगा इसका। तो अप्लाई करते हैं, आ जाओ बताना जरा। सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग और यहाँ देखना जरा ऑब्जेक्ट का हम लोग मीडियम चेक कर लेते हैं क्या है। तो क्या है ऑब्जेक्ट का मीडियम? 1.5 म्यू जी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसी मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्लास के अंदर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से लाइट जब निकलेगा तो लाइट कुछ यहां जाकर के टकराएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। इस सरफेस का बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में जो सरफेस पड़ेगा उसका बात होगा, क्योंकि लाइट को अल्टीमेटली ऑब्जर्वर तक पहुंचाना है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से लाइट निकलेगा और ये सरफेस पर यहां पर गिरेगा, ठीक है। इस सरफेस पर लाइट गिरेगा और इसका मतलब है, ध्यान से देखो, ये सरफेस, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे सरफेस कौन सा यूज हुआ है, कॉनकेव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस, तो मैंने पिछली क्लास में कहा था कि लाइट जिस तरह के सरफेस पर गिरती है उससे पता करना कि सरफेस कौन सा है। तो देखो लाइट यहां से निकलेगी और इस सरफेस पर गिरेगी, तो ये कौन सा सरफेस हुआ? कॉनकेव सरफेस। केव जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो कॉनकेव सरफेस, तो डेफिनेटली एक कॉनकेव सरफेस का कॉन्सेप्ट है, मतलब उसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब डेफिनेटली तुम सोच रहे होगे मैडम ये सब क्यों बता रही है, तो इस फॉर्मूले में आप बोल रही है कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जानो तो सही, अभी तो सवाल का शुरुआत कर रहे हैं ना, तो एनालिसिस तो करना चाहिए हम लोग को, इसीलिए तुमको बता दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगाना शुरू करते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तुम बताओगे मुझे, ठीक है। अगर तुमको ये करने आ रहा है, फॉर्मूला लगाने आ रहा है, मन में एक उम्मीद है कि बन जाएगा हमसे, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो। अगर लगता है कि नहीं नहीं बनेगा तो फिर आराम से सुनो मेरी बात, ठीक है। चलो बताना जरा, तुम बताओगे क्या लिखना चाहिए मुझे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरा ग्लास वाले मीडियम में, तो मैं उसका मीडियम लिख लूंगी। फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा, म्यू जी अपॉन में यू, सही है। आगे लगा लूंगी माइनस साइन। उसके बाद यहाँ पर देखना जो बच गया वो है म्यू ए, तो मैं लिख लूंगी म्यू ए अपॉन में वी, ठीक है। और जिस सीक्वेंस में इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भी लिखना है, तो म्यू ए माइनस म्यू जी अपॉन में आर। कोई इशू नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बन गया। आओ वैल्यू पुट करते हैं। अब जरा बताना जरा वैल्यू क्या पुट करना चाहिए मुझे। म्यू ए का वैल्यू 1 अपॉन में वी, ठीक है, माइनस म्यू जी का वैल्यू 1.5 और यू का वैल्यू, ध्यान से देखो, सेंटर से 2 सेंटीमीटर आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखना है तो 2 सेंटीमीटर लिख दोगे? नहीं, ये नहीं करोगे। क्यों? सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाते हैं? पोल से, और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो पोल ये वाला हो गया, और पोल से इसको मेजर करोगे तो ये पूरा 5 है और ये 2 है, तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे u का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। और अभी तुमसे कहा साइन कन्वेंशन यहाँ पर अप्लाई होगा, मतलब तुमको यहाँ पर साइन लेना पड़ेगा। तो बताना जरा मुझे ध्यान से देख करके कि लाइट यहां से निकलेगी, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो लाइट यहां से निकलेगी और सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम यहां से मेजर करोगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ मेजर कर रहे हो, लाइट इस तरफ जा रही है, तो लाइट के इंसिडेंट होने का जो डायरेक्शन है और जो तुम्हारा डिस्टेंस मेजर करने का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन लिख लिया माइनस। बात सारी समझ में आई है? कोई नहीं कहेगा मैम ये वाला माइनस तो आप पहले से ही लगाई हुई है, नहीं, वो फॉर्मूले का माइनस है, तो उसके बाद जो टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनमें तुमको साइन यूज करना है, वो इंपॉर्टेंट है, सही है। चलो तो -3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सारा बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखना जरा, देख के बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। म्यू ए का वैल्यू 1 माइनस 1.5, ठीक है, अपॉन में आर की बात कर रहे हैं, ये वाला सरफेस है, पोल से इधर मेजर करोगे तो आर आएगा, इस तरफ लाइट जा रहा है तो आर भी नेगेटिव होगा, -5। कोई इश्यू नहीं है, सारी बात समझ में आई। चलो सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट तुम बताओगे सॉल्व करके क्या आना चाहिए। 1 अपॉन में वी लिख लूं एज इट इज, 1 अपॉन में वी, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और ये देखो 15/30 लिख सकते हैं, तो 15 अपॉन में 30, जो कि एक्चुअली 1/2 होगा, ठीक है। और इक्वल टू, इस तरफ आ जाओ जरा, देखो 1 माइनस 1.5 है तो 0.5 आएगा, माइनस 0.5 अपॉन में -5 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस आपस में कट गया और ये पॉइंट नीचे आ गया, तो बेसिकली ये बन गया 5 अपॉन में 50, डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद आ जाओ अगले स्टेप में क्या करना चाहिए। 1 अपॉन में वी, सिंपल मैथ्स है, कर लोगे ना, कोई इशू नहीं है।
1/10, देखो यहाँ पर +1/2 है तो इसको उधर लेके चले जाओ तो -1/2 हो जाएगा। सही है, इसको सॉल्व करो तो वैल्यू हो जाएगी 10 और 2 को मल्टीप्लाई में ले लो, मतलब सॉरी यहाँ पर इसमें डिवाइड में ले लो, और यहाँ पर 10 है तो इधर 2 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वैल्यू, 10 2 20, 10 दूनी 20 है ना, तो 10 इंटू 2 20 और ऊपर में हो जाएगा माइनस, ऊपर वाला वैल्यू नीचे चला जाएगा तो -8। ठीक है, इसको कटा दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, मतलब -2.5 सेंटीमीटर। सही है क्या, 5/2 आया था नेगेटिव साइन के साथ, -2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो अब मुझे एक और चीज याद दिलाओ जरा, बताओ तुम लोग, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ कि अगर v का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, है ना, तो बताया था कि उस केस में इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इमेज का नेचर वर्चुअल होता है। इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है। नजर आ रहा है ये चीज, इमेज का नेचर जो होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, जबकि अगर v का साइन कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में ये ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इसका नेचर रियल होता है। ठीक है, मिरर से उल्टा कहानी है यहाँ पर, समझ में आ रहा है। ये दोनों पॉइंट तुमको ध्यान पे रखना है। क्लियर है। तो तुम बताओ यहाँ पर v कैसा आया है, तुम्हारा v आ गया है नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा और इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज की खासियत होती है कि उसके जो रेज होते हैं, रिफ्रैक्टिंग रेज, वो अपीयर्स टू मीट होते हैं, वो एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, होना चाहिए ना वर्चुअल है तो। चलो रे डायग्राम बनाते हैं और ये दोनों बातें प्रूव होती है कि नहीं देख लेते हैं, करें। चलो सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम की शुरुआत करेंगे कैसे, कि भाई ऑब्जेक्ट से लाइट निकलना चाहिए। अब डेफिनेटली तुमको पता है कि अगर बनाना हो इमेज तो कितनी रेज निकालनी पड़ती है, 2, तो देखो 2 रेज मैंने निकाल लिया है। ये वाला रे तो सीधा चला जाएगा तो कोई इशू ही नहीं है, रिफ्रैक्शन करके इस तरह से आगे यहाँ पर सीधा ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई लोचा ही नहीं है। पहला वाला रे जो है, ऊपर वाला रे, उसको देखो ध्यान से, ये रे यहाँ गया है, इसको कायदे से इस तरह से ऊपर निकल जाना चाहिए था, चले तो ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जा नहीं सकेगा। क्यों, क्योंकि ये करेगा यहाँ पर रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, समझ रहे हो बात को। और तुम जो जा रहे हो यहाँ पर, वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हो, है ना। तो अब सबसे पहले तुमको नॉर्मल पता करना पड़ेगा, तभी तुम टुवर्ड्स या अवे जा पाओगे, है ना। तो जिस तुमको बताया था, किसी भी कॉनकेव नहीं, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर, चाहे कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर अगर नॉर्मल लेना हो तो जिस भी पॉइंट का नॉर्मल लेना है, उस पॉइंट से सेंटर तक की दूरी को मिला दो, वही लाइन नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। समझ गए बात को। चलो ये सब बात बार बार इसलिए बोलती रहती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए ये सारी चीजें, है ना। तो ध्यान में रखना है और बहुत ध्यान से सुनना है, फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो मिला ले जरा, ये पॉइंट है मेरा और ये मेरा सेंटर है, तो इसको जरा मिला लेते हैं। आ जाओ जरा, इसको इसको मिला लेते हैं इस तरह से। देखो ये हो गया मेरा यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। सही है, कोई इशू नहीं है। चलो इसको सीधा कर, स्केल से खींच लेना, तुम्हारा सीधा बिल्कुल आएगा। अब देखो तुम्हारे रे को जाना चाहिए था ऐसे, ये है तुम्हारा नॉर्मल, और चूंकि ये डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो रे ऐसे जाना चाहिए था, और नॉर्मल ये वाला है तो नॉर्मल से अवे होना है, तो क्या करे, इधर हो जाए कि और ऊपर हो जाए, तो डेफिनेटली ऊपर हो जाना चाहिए, तभी अवे कहोगे, वरना तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगा। तो ये लो, रे तुम्हारा कुछ ऐसे चला गया, रे तुम्हारा कुछ ऐसे चला गया। सही है क्या, समझ में आ रहा है। और ये जो तुम्हारा रे गया है, अब देख लो, एक रे यहाँ है, एक रे यहाँ है, तो डेफिनेटली ये तो कहीं ऊपर मिलने से रहा है ना, तो इसको नीचे ही मिलाना पड़ेगा। तो आ जाओ नीचे मिला लेते हैं इसको, इसको नीचे कहीं यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो अपीयर्स टू मीट है ना, एक्चुअली मीट नहीं है, किसी इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, और ये पॉइंट तुम्हारा क्या दे देगा यहाँ पर, इमेज दे देगा। अब आओ तुम्हारी सारी बातें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इमेज का पोजीशन क्या आया था, 2.5। ये देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस 2 है, तो ये P से O तक का डिस्टेंस 3 था। अब देखो P से I तक का डिस्टेंस 2.5 है, सही है, मतलब I और O के बीच में 0.5 डिस्टेंस केवल रह गया है। इतना 3 है तो इतना 2.5 है, देखने से भी लग रहा है, पता भी चल रहा है ना, समझ में आ रहा है। दूसरा नेगेटिव आया है, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बना है, समझ में आया। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि भाई इमेज अगर आपका नेगेटिव होता है, सॉरी V आपका नेगेटिव होता है, तो इमेज आपका वर्चुअल होता है, और वर्चुअल इमेज की खास बात होती है कि अपीयर्स टू मीट होता है।
तो देख सकते हो अपीयर्स टू मीट है। सही है क्या? तो बस यहाँ से तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो ये इमेज बना है इसके साथ 2 पॉइंट यहाँ पर एसोसिएट कर दोगे कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बना हुआ है, और दूसरा ये एक वर्चुअल इमेज है। बात समझ में आया? सोल्यूशन, आंसर, रे डायग्राम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सारी बात समझ में आ गई है? तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। रे ऑप्टिक्स से ज्यादा इजी क्वेश्चन कहीं पर होता नहीं। अगर तुमको छोटी छोटी बातें बस तुमको क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन लगाने आना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेटली तुम कहोगे मैडम आपको तो लगेगा इजी, ऐसी बात नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करोगे सबको इजी लगेगा। समझ गए? तो प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ इसके बाद तुमको और उठा करके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, तो चलो मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें इस क्वेश्चन को, देखना समझना। एक यहाँ पर फ्लास्क रखा हुआ है, ठीक है, एक कंटेनर जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1। बाहर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4/3 है। 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो हो सकता है प्रोबेबली यहाँ पर वाटर हो। ठीक है, और वाटर के अंदर ये फ्लास्क रखा हुआ। अब इस फ्लास्क के वॉल पर ये लाइट पड़ रही है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ रेज है जो कि यहाँ पर पड़ रही है, और ऑब्जर्वर जो है वो इस फ्लास्क के अंदर है। ठीक है, मतलब इस जो कंटेनर है उसके अंदर ऑब्जर्वर को रख दिया गया है, किसी भी तरीके से रख दिया गया होगा, अपने पास जो डेटा दिया है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट फोकस्ड, कहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है फोकस करेगी। अब डेफिनेटली फोकस करने का बात है, मतलब इस लाइट को मिलाना है, और मिलने का काम तो रिफ्रैक्शन के बाद ही होगा। जब लाइट यहाँ से अंदर एंटर करेगी तो लाइट रिफ्रैक्ट करेगी, और रिफ्रैक्शन के बाद कहीं ना कहीं मीट करेगी, चाहे वर्चुअली मीट करे चाहे रियल में मीट करे, लेकिन लाइट तो मीट करेगी। तो पूछ रहा है कि कहाँ पर वो लाइट मीट करेगी या कहाँ पे लाइट फोकस करेगा। अगर उस लाइट को हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्लास्क के भीतर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक तुमको ये सारा क्वेश्चन का बात समझ में आ गया होगा। अब तुम भी ये बात समझ गए होगे कि अगर फोकस कहाँ पर हो रहा है ये पूछा है, मतलब अल्टीमेटली तुमसे क्या पूछा है, v का वैल्यू पूछा है, इमेज का पोजीशन पूछ रहा है। सही है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, उठा करके एकदम आराम से फॉर्मूला जैसे बताया है वैसे लगा लेना है। ठीक है, देख करके क्वेश्चन को डरना नहीं है। समझ गए? चलो मेरे साथ साथ लगाओ, बताओ जरा सोल्यूशन क्या करना चाहिए मुझे। कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है भाई, डेफिनेटली अगर पैरेलल बीम ऑफ रेज है मतलब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पे है, और ये ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा, तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, इधर ही पैरेलल बीम ऑफ रेज इधर से आ रही है। बात समझ में आया? तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे, अगर तो हम लिख लेंगे म्यू नॉट अपॉन में यू। समझ गए? ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा इस वाले मीडियम में रखा गया है क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ रेज है, तो म्यू नॉट अपॉन में यू। ठीक है, माइनस जो मीडियम बच गया वो कौन सा है, म्यू, और इसके नीचे v इक्वल टू म्यू माइनस म्यू नॉट अपॉन में r। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा लिया। अब वैल्यू पुट करो। म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने, 1 दे रखा है। म्यू नॉट का वैल्यू 4/3 दे रखा है। u का वैल्यू इन्फिनिटी होगा क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ रेज है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाएगा। इमेज पोजीशन पता करना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। और यहाँ पर r की अगर बात करें तो देखो डायमीटर टोटल यहाँ का 15 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। बात समझ रहे हो? तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो उस केस में देखना लाइट इधर से आ रही है, और इसी डायरेक्शन में यहाँ पर ये पोल बन जाएगा, ये डिस्टेंस इसको पोल मानेंगे। ठीक है, ये नहीं, ये वाला डिस्टेंस को पोल मान लिए। समझ रहे हो बात को? ये डिस्टेंस पोल हो गया, तो उस केस में यहाँ पर अगर ये पोल है तो इस तरफ तुम मेजर करोगे, ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इस तरफ मेजर करोगे तो ये हो जाएगा 15/2 मतलब 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी लिख लो 7.5 सेंटीमीटर, चाहे तुम 15/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, वो और आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना तुम्हारे लिए। 15/2 सेंटीमीटर। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। सही है। हाँ, इन्फिनिटी वाला डिस्टेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पोल से इस तरफ मेजर किया गया और लाइट इधर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, सारा साइन कन्वेंशन, सारा वैल्यूज तुमको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो सोल्यूशन कराओ और बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। चलो बताओ, यहां पर लिख लेंगे 1 अपॉन में v माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4/3 और साथ में इन्फिनिटी। ठीक है, और देखना जरा इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 4/3 अपॉन में 15/2। सही है,
तो ये डेटा तो आपका वैसे ही खत्म हो गया और ये 1/v बच गया है, तो कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, वैल्यू सोल्यूशन करोगे तो कितना आएगा 3 - 4 है ना, तो -1/3, ठीक है, यहाँ पर 3 चला जाएगा, 3 - 4, तो 3 - 4 करोगे तो -1 और ये नीचे में 3 और देखो यहाँ पर 15/2, तो 2 को ऊपर कर ले, कुछ ऐसा वैल्यू बन जाएगा। तो अल्टीमेटली v इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, बताओ जरा, 15 3 45 और नीचे -2, तो v इक्वल टू -22.5 है ना, 2 से 44 22 होगा, 45 से तो 0.5 भी लग जाएगा, कोई दिक्कत क्या। तो v का वैल्यू आ गया -22.5 सेंटीमीटर। और माइनस देखते ही दिमाग में एक चीज समझ में आ गया कि भाई जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। सही है क्या, कैसा होगा इमेज, वर्चुअल। आओ इसका रे डायग्राम भी खींच के देख लेते हैं कि वर्चुअल इमेज होगा कि नहीं। आ जाओ बताना जरा कैसे करेंगे। रे डायग्राम के अकॉर्डिंग लाइट जो है आपका देखो कैसे आ रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइट आ रहा है ना, लाइट को कायदे से सीधा निकलना चाहिए था, ठीक है। इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये सब कलर पहले से ही है। तो लाइट को सीधा ऐसे चले जाना चाहिए था, ग्रीन कलर है, नजर आ रहा है ना, वैसे ही यहाँ पर भी लाइट को सीधा ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन लाइट वैसे न जा करके क्या करेगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन करेगी, और लाइट कैसे जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लोगे तुम, नॉर्मल का पता कर लो कि भाई नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, तो ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है। ये उठा करके यहाँ से नॉर्मल तुम खींच लो, यहाँ से भी ये नॉर्मल खींच लो, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया है ना, ये दोनों नॉर्मल हो गया आपका, ये आपका n1 है और ये आपका n2 है, समझ रहे हो। अब बताओ जरा लाइट जो है वो कैसे जाएगी, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है ना, तो डेंसर टू रेयर के जाती है लाइट तो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। अब लाइट कायदे से ऐसे निकलनी चाहिए थी और ये नॉर्मल है, तो लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है ना, तो ये लाइट कुछ ऐसे निकल जाएगी, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी लाइट क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, तो नॉर्मल ऊपर वाला है रेड वाला लाइन, तो ये कुछ अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब लाइट देखो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग रेज हैं, ये इधर तो कहीं मीट नहीं करेंगी क्योंकि ये तो दूर भाग रही है ना, डाइवर्ज हो रही हैं, तो पीछे ही कहीं मीट कर सकती हैं, तो आओ पीछे इनको मिला लिया जाए, समझ में आ रहा है। तो पीछे ये कुछ यहाँ पर आई थिंक मिलती हुई नजर आ रही हैं, देख रहे हो, तो मतलब इस पॉइंट पर कहीं इमेज तुम्हारा बन जाएगा, समझ में आ रहा है। और देख सकते हो यहाँ पर जो जितनी बातें हमने बोली हैं वो बातें यहाँ पर हो रही है कि नहीं, इमेज का जो पोजीशन है वो पोल से नापा गया है, तो कितना आया है -22.5, तो मतलब इधर यहाँ से 22.5 डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को मेजर कर लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइड में बनेगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही था, इमेज भी देखो इधर ही बन गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्चुअल इमेज है तो अपीयर्स टू मीट होना चाहिए, देखो इमेज तुम्हारा जो है वो बनने के लिए रेज जो है वो अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअली मीट नहीं है। तो आई होप तुमको ये पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला और इसका रे डायग्राम सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें इसको, आ जाओ देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखना, क्वेश्चन देखने में टफ लग सकता है, ऑप्शंस भी थोड़े से डरावने हैं, है नहीं एक्चुअली टफ, ठीक है। तो शुरू करें, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे करना है। ये आपके पास दो सरफेसेस बनी हुई है, ठीक है, और दोनों देख रहे होगे कॉनकेव सरफेस है। कैसे पता चला कॉनकेव सरफेस है, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट है, दोनों सरफेसेस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बीच में मतलब कि इन दोनों के ही इस बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इससे लाइट इस और इस सरफेस पर पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये कॉनकेव सरफेस की बात हो रही है। और ये ग्लास आपका मीडियम है, दोनों तरफ बीच में एयर मीडियम है। ये जो दोनों सरफेसेस है इनका इक्वल रेडियाई है, तो देखो यहाँ तक इसका रेडियाई आर है और ये रेडियाई इधर भी आर है, दोनों का इक्वल रेडियाई दिया हुआ है। और ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पी और पॉइंट बी के बीच में कहीं पड़ा हुआ है, मतलब r/2 डिस्टेंस पर है इस वाले सरफेस से। समझ में आया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है दोनों ही सरफेसेस पर जब लाइट पड़ेंगी, ऑब्जेक्ट से लाइट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है। कैसे ये बात मुझे समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह की बात लिखी हुई है कि जो दोनों ही सरफेस से इमेजेस बनेंगे इस ऑब्जेक्ट ओ के, उनके बीच का सेपरेशन आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे सेपरेशन निकालेंगे इस चीज को देखना पड़ेगा, समझो। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, दोनों से बनने वाली इमेज का पोजीशन पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। अब सोच कर देखो, दोनों के सारी चीजें सेम है लेकिन फिर भी इसका इमेज डिस्टेंस डिफरेंट होगा। क्यों इमेज डिस्टेंस डिफरेंट होगा,
क्योंकि इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब r प्लस r/2 डिस्टेंस पर है। समझ में आ रहा है? जबकि इस वाले सरफेस से ये ऑब्जेक्ट r/2 डिस्टेंस पर है। तो आई होप तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा कि दोनों के लिए अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिफरेंट है तो डेफिनेटली इमेज डिस्टेंस भी डिफरेंट ही होगा। ठीक है, बारी बारी से दोनों सरफेस के लिए निकाल के देखना पड़ेगा। तो शुरू करें, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले सरफेस ए के लिए अप्लाई करते हैं। ये इसका पोल है, इस सरफेस का ये बी पोल है। ठीक है, चलो तो फॉर सरफेस ए सरफेस के लिए पहले काम करते हैं। सरफेस ए के लिए अगर करेंगे हम लोग तो बताना जरा क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका देखो एयर वाले मीडियम में रखा हुआ है, तो फॉर्मूला बना लेते हैं म्यू ए अपॉन में यू माइनस, ठीक है, और ये यू को भी मैं यू ए कर लेती हूँ क्योंकि ये ए सरफेस की बात चल रही है। उसके बाद म्यू जी है ना, जो बच गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन में वी ए क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस ए सरफेस से निकालना है, इक्वल टू बताना जरा म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन में आर, है ना। वैल्यू पुट करो जरा। म्यू जी का वैल्यू हो जाएगा 1.5, वी ए ये आपको इमेज पोजीशन निकालना पड़ेगा, मतलब ये निकालना ही है तो इसको रख दो एज इट इज, माइनस म्यू ए की जगह पर रख दोगे 1, और यू ए ध्यान से देखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो इसके बीच का दूरी पता करना है। तो ये r है, ये r/2 है, तो 3r/2 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3r/2, और वो भी नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट इधर जाएगा और डिस्टेंस पोल से इधर की तरफ मेजर किया जाएगा, तो -3r/2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अब यहाँ पर जरा बताना म्यू जी का वैल्यू 1.5 माइनस म्यू ए का वैल्यू समथिंग कुछ 1, ठीक है, अपॉन में आर की वैल्यू, ये तुम्हारा पोल है, ये तुमको सेंटर इधर है तो इधर तुम डिस्टेंस नापोगे और लाइट इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये भी -r हो जाएगा। होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो सोल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। मतलब इसको वैल्यू हो जाएगा 15/10, 1.5 है तो, है ना, मतलब समथिंग कुछ 3/2, तो लिख दू सीधे सीधे 3/2 वी ए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन में 3r, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.5, ठीक है, और नीचे हो जाएगा r, तो 0.5 का मतलब है 5/10, तो 5/10 मतलब 1 अपॉन में 2r और साथ में माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन नीचे वाले की तरफ से है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताना जरा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर ले आते हैं, बताओ। 3 अपॉन में 2 वी ए को इधर ही छोड़ देते हैं और इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 2r, और ये -2 अपॉन में 3r। ठीक है, ये वैल्यू सॉल्व करोगे फर्दर तो 3 अपॉन में 2 वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r इंटू 3r, है ना, 3r ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ, और ये 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4r। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन में 2va इक्वल टू, ऊपर में जोड़ोगे तो 4 3 7r, और यहाँ पे 6r², r² से r खत्म, और ये 2 से 6 खत्म 3 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी वी ए की, कितनी हो जाएगी वी ए की वैल्यू, ये हो जाएगी -9 अपॉन में 7 और साथ में r भी। ठीक है, तो -9r अपॉन में 7 वैल्यू आ जाएगी वी ए की। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये तुम्हारा पहला वैल्यू आ चुका है। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर ये क्यूब नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये उसको कटाया था तो 3 आया था। ठीक है, चलो हो गया, पहला वैल्यू आ चुका है, -9r अपॉन में 7 आ गया है। अब दूसरे वैल्यू की बात करते हैं, दूसरे सरफेस की बात करते हैं, तो आओ सेकेंड सरफेस की बात शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर सरफेस बी, फॉर सरफेस बी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पीछे वाले का किया था, ध्यान से देखना, बताना फिर से फॉर्मूला। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी सरफेस से है तो बी लिख लेंगे, माइनस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में इमेज डिस्टेंस वी बी लिख लेंगे, इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू ए अपॉन में आर। सही है, वैल्यू जरा पुट करो फटाफट और बताओ कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएंगी। म्यू जी के जगह पे लिख लेंगे 1.5, वी बी को एज इट इज छोड़ दो, माइनस साइन यू म्यू ए की जगह पे 1, और यूबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, इधर डिस्टेंस मेजर करना है इस तरफ, तो ये r/2 हो जाएगा, और वो भी नेगेटिव होगा
क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट इधर जा रहा है, डिस्टेंस इधर मेजर करना है, तो -r/2 इक्वल टू 1.5 - 1 अपॉन में, देखो लाइट इधर जा रहा है, डिस्टेंस इधर, पोल से इधर सेंटर है, तो इधर मेजर करोगे तो r है, ये वैल्यू हो जाएगा -r। कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन करो इसका भी, कितना होगा ये, तो यहाँ पर फिर से ये 3/2 VB माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में r इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो फिर से वही बात बनेगा, -1/2 r। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल मैथ्स है, कर लोगे तुम। चलो अब बताओ, 3/2 VB को एज इट इज छोड़ देते हैं, उधर भेज देते हैं इस वैल्यू को, तो -1/2r -2/r। ठीक है, और इसका सोल्यूशन करेंगे तो 3/2 VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r इंटू r, है ना, ये हो जाएगा -r और ये हो जाएगा -4r। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3/2 VB इक्वल टू -5r अपॉन में, नीचे हो जाएगा 2r स्क्वायर, r से r खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो वैल्यू हो जाएगा VB इक्वल टू, ठीक है, 3r अपॉन में 5, माइनस साइन के साथ 3r अपॉन में 5। ठीक है, ये कुछ वैल्यू तुम्हारा VB का आ गया। अब तुम बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज देखो जरा, VA और VB दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ रखा है। ठीक है, और अगर दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ रखा है, इसका मतलब है, सोच कर देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो -9r अपॉन में 7 समथिंग कुछ वैल्यू है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगी वैल्यू, है ना, और ये ए जो पॉइंट है, मतलब ये पोल है इस सरफेस का, तो इस पोल से डिस्टेंस मेजर किया गया होगा। ठीक है, तो ये समथिंग कुछ आर इतना है ना, और ये समथिंग 1 पॉइंट कुछ आर है, तो मतलब ये वैल्यू इधर कहीं बनेगा, माइनस है तो ऑब्जेक्ट की तरफ में बनेगा, और कहीं इधर कुछ बनेगा, इस आर से कहीं इधर, पी से कहीं इधर बनेगा। बात समझ में आया? ठीक है, हम मान लेते हैं कि समथिंग कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, उसका अगर डिवीजन करके देखो तो पता चल जाएगा, पर वो सब जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहीं इधर कहीं इमेज बनेगा, ये मालूम है हमको। ठीक है, उसी तरीके से इस डिस्टेंस को देखना, ये -3r अपॉन में 5 है, मतलब समथिंग कुछ 0.6 है। ठीक है, और ये बी सरफेस है, मतलब ये आपका बी सरफेस, ये इसका पोल इधर कहीं जाना है ना, और सोच कर देखो, अगर ये 0.6 बन रहा है तो आपका समथिंग कुछ ये वैल्यू, मान लो समथिंग कुछ वैल्यू कहीं यहाँ बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग कुछ वैल्यू यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो तुमको इन दोनों इमेजेस के बीच के सेपरेशन के बारे में पता करना है। समझ में आया? तो क्या कर सकते हैं, कैसे निकाला जाए सेपरेशन? तो मेरे पास एक तरीका है, बताना सही है या नहीं। ये टोटल डिस्टेंस 2r है, देखो r और r, टोटल डिस्टेंस 2r है, क्यों ना इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के साथ जोड़ दें। ठीक है, तो क्या इतना सा डिस्टेंस, और इस 2r में ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस जोड़ के इस 2r में घटा देंगे तो ये छोटा सा डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा क्या? सिंपल डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, तो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ एक साथ कर देते हैं और इस 2r में से इसको घटा देते हैं, तो छोटा सा लेंथ बाहर आ जाएगा। बात समझ में आया? करना कैसे है मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली इमेज पोजीशन यही होगा कि नहीं, निकाल के देख लेना, मालूम चल जाएगा। ठीक है, पॉइंट पॉइंट करके देख लेना, मालूम चल जाएगा, लेकिन निकाला ऐसे ही जाएगा या नहीं जाएगा, समझ में आया? तो बस यही काम करना है, हम लोग यही वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो बताओ जरा कैसे किया जाए। देखो कहाँ निकालू सेपरेशन, यहाँ पे लिख दूं क्या, हो जाएगा? चलो कर लिया जाएगा, हो जाएगा। आ जाओ बताओ जरा, सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस, सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। और पता है ना, लेंथ जो होता है वो उसका साइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस बताओ जरा कितना है, 2r, टोटल ये डिस्टेंस 2r माइनस ये वाला डिस्टेंस ए वाला, यही है ना, हाँ, तो कितना होगा 9r अपॉन में 7। ये नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के उठा के मैग्नीट्यूड की ओर लिख लेंगे। ठीक है, तो 9r अपॉन में 7 प्लस ये वाला डिस्टेंस 3r अपॉन में 5। उम्मीद करती हूँ नजर आता होगा तुमको। ठीक है, दिख रहा है ना, ये आपका ऐसा है। रुको इसको थोड़ा और साफ कर देती हूँ मैं। कितना हो जाएगा, 9r अपॉन में 7 प्लस 3r अपॉन में 5। ठीक है, अब उठा करके इसको घटा दो, 2r, कितना हो जाएगा ये 2r माइनस, है ना, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 5, इसको ऐसे ही रख लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी ये 45r प्लस ये हो जाएगा 21r। ठीक है, 21r, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा
5 7 जा और ये 35 इंटू 2, तो वैल्यू हो जाएगी 70 R माइनस, यहाँ पे वैल्यू को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 6 और ये हो जाएगा R बाई में 35। ठीक है, अब इसको घटा दोगे तो वैल्यू समथिंग कुछ आ जाएगा, कितना 4R अपॉन में 35, और ये समथिंग वैल्यू जो है वो आप डिवाइड करके देखना, समथिंग 0.114 करके कुछ वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो 0.114 ये वैल्यू आपकी बन जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है क्या? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कुछ नहीं करना था, सिंपल मैथ्स था। बाकी जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो तुम पहले से जानते हो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें इसका सोल्यूशन। देखो समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आपको बताना है पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज, है ना, मतलब इमेज का पोजीशन v बताना है और उसका नेचर बताना है अगर उसको ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड से देखा जा रहा है, व्हेन सीन फ्रॉम अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ये रहा और इस तरफ कोई आपका जो है यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वर बैठा हुआ होगा और इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, आई पॉइंट है, और यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है, तो कैसा इसका इमेज का पोजीशन होगा। सही है। अच्छा, ये क्यों इतना मैटर करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि समझो, जब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और लाइट जब यहाँ से निकलेगी तो एक सरफेस इसको यहाँ पर मिलेगा जहां इसको रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, और फिर इसको एक और सरफेस मिलेगा जिसको यहाँ दोबारा रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन दो दो बार होंगी, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑब्जर्वर किस जगह पे बैठा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐसा एक काम कि हम मान लेते हैं कि ये मेरा सरफेस 1 है और ये मेरा सरफेस 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम सरफेस 1, पहले सरफेस 1 से हम लोग को रिफ्रैक्शन देखना पड़ेगा कि भाई उसकी स्थिति क्या है। चलो, सिचुएशन यहाँ पर तुम देख सकते हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तुम्हारा वाटर में, ये वाटर है, देखो म्यू डब्ल्यू लिखा हुआ है और ये ग्लास है, म्यू जी का वैल्यू भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर इक्वेशन जो है, वैल्यू मतलब जो है यहाँ पर क्या बैठेगा बताना जरा। तो हम लिख सकते हैं कि म्यू डब्ल्यू अपॉन में यू, ठीक है, म्यू डब्ल्यू अपॉन में यू माइनस म्यू जी अपॉन में वी। अब ये सब चीज मालूम है तुमको कैसे करना है, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बचा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में इमेज डिस्टेंस, इधर इसी सीक्वेंस में अरेंज कर लो, म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन में आर। ठीक है, अब उठा करके वैल्यू रखो और बताओ जरा क्या आना चाहिए। तो म्यू जी की जगह पे रख लेंगे 3/2 वी माइनस, ठीक है, म्यू डब्ल्यू की जगह पे 4/3, और u में क्या लिख लोगे, देखो ये आपका सरफेस है तो ये पोल हो गया, इस पोल से ऑब्जेक्ट का दूरी 20 सेंटीमीटर है, लाइट इधर जा रहा है, डिस्टेंस इधर मेजर किया जाएगा तो -20 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 3/2 माइनस 4/3 अपॉन में, देखना ये पोल है तो इधर सेंटर है तो इधर डिस्टेंस मेजर किया गया होगा और वो 10 होगा और लाइट भी इधर ही इंसिडेंट हो रहा है तो ये +10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें समझ में आई है। सॉल्व कर लो इस वैल्यू को, सॉल्व करोगे तो 3 अपॉन में 2v माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 60 इक्वल टू 3/2 माइनस 4/3, कितना हो जाएगा, ये 2 जा 6, ठीक है, और यहाँ पे 9 और ये 8 और इस पूरे के डिवाइड में 10 भी है। ठीक है, तो वैल्यू सॉल्व करके इसमें कितना लिख सकते हो, 3 अपॉन में 2v इक्वल टू, देखना 4/60 इधर जाएगा, इसको पहले सॉल्व कर लो, 9 माइनस 8 1 अपॉन में 6, ये 6 नहीं चला जाएगा तो 1 अपॉन में 60, ठीक है, माइनस 4 अपॉन में 60, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 अपॉन में 2v इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -3 अपॉन में 60। ठीक है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स में, और यहाँ से तुम्हारा v का वैल्यू आ गया है, देख लो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सही है, ये कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसका इमेज जो है वो -30 मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगा, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनेगा क्योंकि नेगेटिव v आया है। ठीक है, तो अगर सोच कर देखो इसका रे डायग्राम यहाँ पर बनाया जाएगा तो कैसा रे डायग्राम होता होगा, सोच कर देखना। ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है, ठीक है, और ये इससे दूसरा लाइट निकल रहा है, ये लाइट तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला जो लाइट है वो तो सीधा निकल जाएगा। पहला वाला लाइट के लिए तुमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए।
और नॉर्मल ड्रॉ करना सिखा रखा है तुमको, तो ये लो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल ड्रॉ किया तुमने, अब लाइट को कायदे से कैसे निकलना चाहिए था, कुछ इस तरह से, है ना, लेकिन लाइट इस तरह से नहीं जाएगी। बात समझ में आ रहा है? लाइट इस तरह से नहीं जाएगी। लाइट इस तरह से नहीं जाएगी तो फिर क्या करेगी लाइट जो है, देखो म्यू डब्ल्यू से म्यू जी में जा रही है, मतलब याद करो जो 4/3 होता है वो 1.33 होता है, जबकि जो ग्लास होता है वो 1.5 होता है। मतलब लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी अगर डेंसर में जा रही है तो। और टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये देखो नॉर्मल है ना, तो लाइट कहीं ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल की तरफ होके जाना है ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली गई। अब देख लो ये लाइट ऐसे है, ये लाइट ऐसे है, तो डेफिनेटली ये कहीं इधर तो मीट कर नहीं रही है ना। अगर इधर मीट नहीं कर रही है तो मतलब कहीं पीछे मीट करेगी, तो पीछे कहीं मीट करा लो समथिंग कुछ। देखो यहाँ पर ये मीट करती हुई नजर आ रही है, मीट करा लिए तो ये वैल्यू कहीं यहाँ पर मीट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और ये समथिंग कुछ तुम्हारा इमेज I1 हम दिख रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस की वजह से हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो होगा वो कहीं पोल से क्या होगा 30 सेंटीमीटर पे होगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया पहले वाले सरफेस की वजह से इमेज। अब ध्यान से सुनना, ये लाइट यहां पहुंची, ठीक है, इस सरफेस पर आई, इस सरफेस पर लाइट आई तो इस सरफेस ने इस लाइट को पीछे खींचा, तो इसको ये ऑब्जेक्ट की तरफ परसीव हो रहा है, सही है। तो इस सरफेस के लिए ये इमेज अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये जो फर्स्ट सरफेस से बना हुआ इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो आओ जरा अब सेकंड सरफेस पे इस काम को कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये V1 लिख लो, पहला वाला इमेज है जो कि अभी फाइनल इमेज नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ फ्रॉम सरफेस 2, नजर आ रहा है, फ्रॉम सरफेस 2। चलो बताना जरा कैसे लगाएंगे सरफेस 2 के ऊपर। अब देखना ये सरफेस है, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस सरफेस के, समझना जरा, इस सरफेस के इधर जो मीडियम है वो ग्लास मीडियम है, ठीक है। अब डेफिनेटली इमेज यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन इस सरफेस के इस तरफ है, तो ये क्या इसको ऑब्जर्व मतलब महसूस हो रहा है कि भाई ये सब कुछ ग्लास के अंदर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे म्यू जी अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यू लिखा था, माइनस बच गया कौन सा, म्यू डब्ल्यू अपॉन में वी डैश, जो कि मेरा फाइनल इमेज होगा, ठीक है। या फिर तुम इसको V2 भी लिख सकते हो, नीचे लिख दूंगी मैं, इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू जी अपॉन में आर, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब बताओ जरा वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, म्यू डब्ल्यू का 4/3 वी डैश माइनस म्यू जी के लिए 3/2 यू डैश। अब यू डैश का वैल्यू सोचो जरा, इस सरफेस से ये टोटल 20, 10 का रेडियस है तो डायमीटर 20 का, ठीक है, और यहाँ पर ये 30 है तो 50 हो गया। अब लाइट यहां से जा रहा है, ठीक है, और हमको पोल से मेजर करना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पोल ये है तो इधर मेजर करेंगे, तो यू डैश का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, -50। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोला मैंने? देखो ध्यान से सुनना, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 20 हो गया, 10 और 10 रेडियस, डायमीटर 20 हो गया, और यहां से 30 पीछे है, ठीक है, तो ये 20 और 30 50, मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। अब देखो लाइट यहां से जा रहा है, इस तरफ इंसिडेंट हो रहा है, और ये इस सरफेस के लिए ये वाला पॉइंट पोल है, तो पोल से इधर डिस्टेंस मेजर करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, तो तुम्हारा लाइट इधर है, डिस्टेंस इधर मेजर किया जा रहा है, तो -50। कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू हो जाएगा। चलो इक्वल टू म्यू डब्ल्यू की बात करते हैं, तो म्यू डब्ल्यू कितना हो जाएगा बताना जरा। तो म्यू डब्ल्यू फिर से लिख लो 4/3 माइनस, है ना, 4/3 माइनस 3/2 अपॉन में आर की वैल्यू फिर से बताना, ये सरफेस है, पोल से इधर डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, लाइट इधर जा रहा है तो आर नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -10। कोई इशू नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, 4/3 वी डैश माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन में 50 इंटू 2 100, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व कर लो जरा बताना, 3 2 जा 6 है ना, तो ये 4 2 जा 8 और ये -9 और इस पूरे के डिवाइड में -10 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब बताना जरा, सॉल्व करोगे तो 4/3 वी डैश प्लस, इसको प्लस को नहीं, इसको उधर ही लेके चले जाते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में -60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ से -3 अपॉन में 100, समझ में आया ना, 8 - 9 -1, 6 चला जाएगा नीचे तो -1 अपॉन में 60, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो अब बताओ 4/3 वी डैश इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा कितना, 60 × 100, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा
180, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो 4/3v' इक्वल टू -80/60 इंटू 100, ठीक है। ये कट गया 0 0 और ये 3 से 6 कट गया, 4 से 8 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो v' इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर -100 सेंटीमीटर, ठीक है। देख रहे हो, इंटरेस्टिंग है ना। इमेज डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा क्या आ गया, फाइनल इमेज जो है, जिसको मैं v' की जगह v2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल इमेज है, ये तुम्हारा फाइनल इमेज है जो कि यहाँ पर अब बन चुका है और यही तुम्हारा, यही ऑब्जर्वर को दिखेगा, ठीक है। और ये -100 पे है, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट की तरफ ही है, ऑब्जेक्ट इसके लिए ये था और इसी तरफ ये भी है, और -100 पे है, मतलब यहाँ से 100 पीछे जाना है। अब सोचो, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 50 था और 50 और पीछे जाना है, तो मेरे डायग्राम तो बनाना चाहती हूँ लेकिन बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस पीछे चला जाएगा। लेकिन खैर समझा देती हूँ, ध्यान से देखना। इस लाइट को कायदे से कैसे निकलना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था, है ना। लेकिन फिर से इस पॉइंट का क्या करोगे तुम, नॉर्मल खींच लो। तो नॉर्मल कैसे खींचोगे, फिर से इस पॉइंट से तुम यहाँ पर सेंटर से इसको पास करा दो, ठीक है। अब देखो जरा वापिस से, लाइट जो है डेंसर से रेयर में जा रहा है, ठीक है, म्यू जी से म्यू डब्ल्यू में जा रहा है, तो उस हिसाब से लाइट को क्या करना चाहिए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए, है ना। और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो देखना जरा, लाइट को कायदे से जाना ऐसे था, नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, तो लाइट कुछ ऐसे चला गया। समझ में आ रहा है। अब इस अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाले लाइट को, ये रे है और एक ये रे है, डेफिनेटली ये तो कहीं पर दोनों मिलने से रहे, तो डेफिनेटली पीछे मिलेंगे। अब इसको पीछे अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम सोच सकते हो कि कहीं पीछे जा करके 100 सेंटीमीटर पे मीट कर जाएगा, करके देखना स्केल से मीट कर जाएगा। समझ में आया। इस रे को पीछे एक्सटेंड कर लेना, ये पीछे कहीं बहुत दूर 100 सेंटीमीटर पे जा करके इस रे के साथ क्या कर लेगा, मीट कर जाएगा, और ये तुम्हारा फाइनल इमेज बन जाएगा। बात समझ में आया। कहो तो इसको बना के भी दिखा देते हैं, चलो आप बना के दिखा देते हैं। देखो जरा यहीं पे बना के दिखाते हैं, इसको हटा दे पूरे को। ये है अपने पास सरफेस, ठीक है, और ये अपना हो गया यहाँ से पास करने वाला प्रिंसिपल एक्सेस। अब ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, और ये दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, नजर आ रहा है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, तो मतलब समथिंग कुछ यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना। और ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, आ जाओ ऑब्जेक्ट से लाइट निकालो। ऑब्जेक्ट से लाइट निकला है एक यहाँ पर और एक लाइट निकला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइट कायदे से इसको ऐसे जले जाना चाहिए था, और ये तो खैर आगे बढ़ी जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन लाइट यहाँ पर क्या करेगी, इस वाले में तो लाइट सीधा निकल जाएगी, ये वाली लाइट जो है वो आपकी करेगी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आओ इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया, पहले वाले सरफेस का, ये तुम्हारा फर्स्ट सरफेस है, उसका नॉर्मल हो गया। और अगर नॉर्मल मालूम चल गया है तो देखना, लाइट जो है आपकी म्यू डब्ल्यू से, मतलब रेयरर से लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। तो लाइट क्या करेगी, रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। अब देखो ये नॉर्मल है, ये लाइट को जाना है, तो लाइट जो है नॉर्मल से टुवर्ड्स होके चली गई, मतलब नॉर्मल की तरफ होके चली गई, ठीक है। अब नॉर्मल की तरफ होकर के चली गई लाइट, और ध्यान से सुनना, ये जो रे है और जो ये रे है, ये यहाँ तो नहीं मीट कर सकती है, तो मतलब ये पीछे मीट करेंगी, समथिंग कुछ यहीं पर मीट करा देते हैं, ठीक है, नहीं तो 100 पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर हो गया, समझ में आ रहा है। ये इस सरफेस से 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर था। बात समझ में आ रहा है, 30 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा पहला इमेज बन गया I1, ठीक है। अब ये इस सरफेस पर गया, इस सरफेस पे जाने के बाद फिर से इसको कैसे निकल जाना चाहिए था, कुछ ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वंस अगेन फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए फिर से तुमको क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल पता होना चाहिए। तो बस नॉर्मल ड्रॉ कर लो, नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका 100 बार बोल दिया है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो, ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब डेफिनेटली नॉर्मल ये है, लाइट को खुद ऐसे ही जाना है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना है, तो जस्ट कुछ ऐसा, ठीक है। अब देख लो ये एक ऐसे और ये थोड़ा ऊपर से उठे हुए हैं, ठीक है, तो ये कभी मीट नहीं कर सकता है, इसलिए इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो समथिंग कुछ कहीं ये यहाँ जा करके तुम्हारा I2 बन जाएगा, और ये डिस्टेंस जो होगा ना वो यहाँ से इस सरफेस से 100 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है
बन जाएगा रे डायग्राम। एक और जो मुझे लगता है कि बच्चों को डाउट आ जाता होगा रे डायग्राम बनाते वक्त, क्योंकि रे डायग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको क्वेश्चन के बाद रे डायग्राम आप इसमें क्वेश्चन के साथ साथ कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी समझ बहुत अच्छी है, ठीक है, और वो समझ डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। तो इसको करना जरूर, छोड़ मत देना कि आंसर आ गया चलो हटा दो अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना। देखो, कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि मैम देखिए ये नॉर्मल है मैम, ये रे जाना चाहिए था, टुवर्ड्स द नॉर्मल लेके जाना था मैम, तो आप इस टुवर्ड्स द नॉर्मल था तो मैम इस रे को आप यहाँ गिरा देती। मेरी बात समझ में आई? ये नॉर्मल है, ये रे है, जाना चाहिए था रे को, लेकिन रे को टुवर्ड्स नॉर्मल भेज रहे हैं क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहा है, तो मैम आप इसको ऐसे भेज दीजिए, तब भी नॉर्मल के टुवर्ड्स ही हो जाएगा। तो नहीं, ध्यान से सुनना, तुम्हारा सोल्यूशन के वक्त आंसर क्या आया था? -30 आया था। ये तो पता है कि मतलब इमेज पीछे कहीं बनेगा, तो डेफिनेटली यहाँ अगर मीट करा दिए तब तो फिर तुम्हारा वी पॉजिटिव आना चाहिए था, जो कि आया नहीं है। तो इसलिए तुमको ये बात पता चल गया होगा कि इसको यहाँ पर नहीं मिलाएंगे, कुछ हल्का सा इससे थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और फिर उसको पीछे खींच करके कहीं मिलाना होगा। बात समझ में आई है? तो ये सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि तुमको क्वेश्चन करते वक्त ध्यान में भी रखना है, और समझ भी इससे बढ़ेगा तुमको, ठीक है, अगर समझते हुए सब चीजें। तो आई थिंक तुमको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसका फाइनल इमेज -100 सेंटीमीटर पे बनेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा तुमको भी दिखा देती हूँ। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं एंड देन फिर टॉपिक को हम लोग, मतलब क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, शुरू करें इस क्वेश्चन को करना। चलो आप, ये क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मतलब मुझे तो सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन तुमको पता होना चाहिए। अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तुमको नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले, और एक और चीज है, यहाँ पर प्लेन, यहाँ पे सरफेस बीच में आ रहा है, ठीक है, तो अभी बात करेंगे, लेकिन पहले तुमको मैं यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिखा देती हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए, अच्छा याद है तुमको, हम लोगों ने तुमको थोड़ा सा ओरिजिन भी बता देती हूँ कि कहाँ से एक्चुअली ये फॉर्मूला आया है। तो अभी तुमको मैंने कहा था कि अगर तुमको पता हो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, तो उस केस में फॉर्मूला लगता है, याद करो, μr/μu माइनस μd/μv इक्वल टू μd माइनस μr/r, ठीक है। और यही अगर तुम्हारा मीडियम ऑब्जेक्ट का डेंसर हो तो उस केस में फॉर्मूला लगता है, देखना जरा ध्यान से, μd/u माइनस μr/u, यू कह रही हूँ सॉरी, v इक्वल टू μr माइनस μd/r, ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। अब देखना, मैग्निफिकेशन के लिए अगर फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला हो जाता है इस केस के लिए, अगर रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस केस में फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है V/mu होता है ना, यहाँ पर भी V/mu रहेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड होगी। V/mu, देखो कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, पहले ये सीख लो, उसका तुमको सिखा देती हूँ कैसे आया ये। तो ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है तो आपको उसके साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न लिख करके उसका ऑपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा U के साथ μd, ठीक है, और V के साथ जो बच गया वो दैट इज μr। समझ में आया क्या बोला मैंने? जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है उसका उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उसके जो अलावा दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रख लेना है। तो ये फॉर्मूला बन गया HI/HO का तुम्हारा इस केस में मैग्निफिकेशन का। उसी तरीके से इस वाले में बताना जरा क्या हो जाएगा, HI/HO, और साइन सबका अपना याद रखना है कि साइन हमको लेके चलना है, ठीक है। HI/HO इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बताना जरा कैसा होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा वैल्यू, चूंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डेंसर में है तो यहाँ तुम लिखोगे U के साथ μr। समझ में आया? ऑब्जेक्ट तुम्हारा डेंसर में है तो उसके बदले में जो दूसरा वाला मीडियम है वो लिख दिया, और V के साथ लिख दिया तुमने μd। ये सब बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं जो तुम अगर ध्यान रख लेते हो तो तुम्हारे क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इमेज का पहले ही बता रखा है कि V नेगेटिव है तो वर्चुअल इमेज है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, जबकि रियल इमेज कैसा होता है आपका इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? आओ, इसका फॉर्मूला जो है ये कैसे आया मैं तुमको ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करके दिखा देती हूँ। किसी काम का इतना नहीं है, तुमको ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ध्यान पे रखना है सीधे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कैसे होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये सरफेस है कुछ, ठीक है, ये मेरे पास सरफेस है, और ये सरफेस तुम बता सकते हो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस सरफेस को तुम कॉन्वेक्स सरफेस कह लोगे, ठीक है। अच्छा, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो बात होती है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। तुम्हारे अब तक जितने भी क्वेश्चन आए सब में पॉइंट ऑब्जेक्ट रहा है,
यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में अंतर ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का हाइट ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है, तो उसका इमेज भी ऑलमोस्ट जीरो होगा, मतलब उसका इमेज का भी हाइट जीरो होगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ हाइट होगा, ये सब कुछ मैं पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो अब देखना जरा, ये ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी इमेज को बनाने के लिए तुमको वहां से दो रे निकालनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर भी दो रे निकालोगे। देखना जरा, पहला रे है, ठीक है, और ये तुम्हारा दूसरा रे है, ठीक है। दूसरा रे तो सीधा गया है, तो ये आपको बिल्कुल इस तरह से सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? पहला रे जो है उसको ध्यान से देखना, जो फर्स्ट रे है आपका वो यहाँ पहुंचेगा और उसको कायदे से निकलना ऐसे चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि जिस पॉइंट पर ये गिरा है उस पॉइंट के बाद मीडियम चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर आपका मीडियम समथिंग कुछ रेयरर है और यहाँ पे समथिंग कुछ आपका मीडियम डेंसर है, ठीक है। ग्लास है और ये एयर है, तो लाइट जो है वो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होकर के जाएगी, डेंसर मीडियम में जा रही है। अब सोच के देखो, इस पॉइंट का नॉर्मल अगर हम इसका स्फेरिकल सरफेस बनाएं तो इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, और इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट से उस सेंटर को मिलाओगे तो उसका नॉर्मल कुछ यही बनेगा, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस ही एक्चुअली इस पॉइंट का नॉर्मल भी है, और इस पर लाइट जब यहाँ पर गिरेगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाना है, तो लाइट कुछ ऐसे हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? और देख सकते हो ये दोनों रेज यहाँ पहुंची हैं, तो कहीं समथिंग देखना, इस पॉइंट से आया है रे, तो यहाँ समथिंग कुछ इमेज बना रहा होगा, ठीक है। इस तरह से इस पॉइंट से जो निकला है वो यहाँ का इमेज बना रहा होगा, इस पॉइंट से जो लाइट गया है वो यहाँ का इमेज, इस पॉइंट से जो लाइट गया है वो यहाँ का इमेज, तो समथिंग कुछ इमेज यहाँ पे बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देख सकते हो दोनों रेज यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो ये आपका कैसा इमेज बना रही हैं, रियल इमेज बना रही हैं, क्योंकि ये एक्चुअली मीट हो रहा है ना। और रियल इमेज कैसी होती हैं, अभी जस्ट बोला आपको, इन्वर्टेड होती हैं, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधा बनेंगी, ये उल्टा बन जाएंगी, और इसके लिए वी की वैल्यू भी कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। ये सारा डेटा आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप पीछे ही देख चुके हैं। क्लियर है क्या? चलो अब मुझे यहाँ पर बताओ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। ये मान लो मेरा पॉइंट समथिंग कुछ पी है और मैं इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना चाहती हूँ। अच्छा, एक और बात, ये इंसिडेंट रहे तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इसको आई लिख लो, और ये रिफ्रैक्टेड रहे तो ये हो गया एंगल ऑफ आर। स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है इस पॉइंट पे, बताओ कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये है म्यू आर, ठीक है, म्यू आर साइन आई, ठीक है, इक्वल टू म्यू डी साइन आर। कोई परेशानी है तो बता दो जरा, स्नेल्स लॉ ऐसे ही अप्लाई किया जाएगा, याद है ना कि भूल गए? चलो अब देखना, ये सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं, बहुत 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 छोटे हैं, तो मैं इसको म्यू आर आई इक्वल टू म्यू डी आर लिख लूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए थीटा, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो ये आई और आर के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखना, तुमको याद है ना, हमने पढ़ रखा था एक और चीज कि अगर थीटा छोटा हो तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है और टेन थीटा भी थीटा के बराबर हो जाता है, मतलब साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, तो ये हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको लिख सकते हैं, और ये मेरा इमेज बना है तो हम इस वाले को इमेज डिस्टेंस लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो साइन आई है इसका अगर मैं टेन आई निकालना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल, तो टेन आई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। और परपेंडिकुलर बाई बेस देखना, एंगल आई के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसको मैं एच ओ लिख देती हूँ और इसको मैं एच आई लिख देती हूँ, तो एच ओ अपॉन में बेस हो जाएगा यू, ठीक है, ये लिख सकती हूँ। और ये टेन आई जो है वो किसके बराबर है, साइन आई के बराबर है, और ये दोनों चूंकि छोटे हैं इसलिए एक्चुअली आई के बराबर भी है, तो मैं आई के जगह पे लिख सकती हूँ म्यू आर एच ओ अपॉन में यू। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया सारा बात? चलो इसको लिख लिया इस तरह से, इक्वल टू, यहाँ पर देखो म्यू डी, आर के जगह पर ये सारा कुछ हटा रही हूँ फिर से, यहीं पर आर, ठीक है, टेन आर। बताओ जरा, ये एंगल आर है, परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा एच आई, और यू के जगह पे लिख लोगे वी, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया एच आई अपॉन में वी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो ये समझ में आया ना, यहाँ पर आई के लिए भी ऐसे ही निकाल लोगे, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, इस वाली चीज को, आई और आर दोनों के लिए निकाल लिया है तुमने। अब बताना जरा, म्यू आर और म्यू डी और आई और आर की दोनों वैल्यू रख ली है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये वैल्यू हो जाएगा, देखना मुझे एच आई अपॉन एच ओ चाहिए, तो एच आई अपॉन एच ओ को उधर भेज दिया, इसको उधर भेजो, तो हो जाएगा म्यू आर वी अपॉन में म्यू डी यू, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया एच आई बाई एच ओ का। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम है तो ये फॉर्मूला आया है, चेक करो, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम है तो फॉर्मूला यही आया है कि नहीं, म्यू आर वी अपॉन में म्यू डी यू।
ठीक है। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और कैसे फॉर्मूला अरेंज करना है सिखा दिया है, तो सेम टू सेम चीज है, ठीक है। इसको तुमको शॉर्ट में बता दिया कि कहाँ से आया था एक्चुअली, ठीक है। चलो ये पूरा मैं हटाऊंगी क्योंकि मुझे इसका सोल्यूशन करना है, ठीक है। आओ तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो तुमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मालूम चल चुका है क्या लगाना है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो देख लो म्यू डब्ल्यू में रखा हुआ है, वाटर में रखा हुआ है, और ऑब्जर्वर दूसरे साइड से देख रहा है। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा वो पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करेगा, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन करेगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि 2 बार मीडियम चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम पहले सरफेस की बात करते हैं। ये मेरा पहला सरफेस है और ये मेरा दूसरा सरफेस है, ठीक है। तो फ्रॉम सरफेस फर्स्ट, फ्रॉम सरफेस फर्स्ट, ठीक है, पहले सरफेस से बात होगी भाई। चलो बताओ जरा क्या रखना चाहिए हमको। तो मेरा ऑब्जेक्ट है म्यू डब्ल्यू में, तो फॉर्मूला होगा म्यू डब्ल्यू अपॉन में यू, ठीक है, या फिर यू वन माइनस म्यू जी अपॉन में वी वन, ठीक है, इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन में आर। कोई इशू नहीं है, वैल्यूज को पुट करो। म्यू जी के जगह पे तुम रख लोगे 3/2, ठीक है। म्यू जी का वैल्यू यहाँ पर दिया होगा, ठीक है, मैंने नहीं मेंशन किया है, तुमको याद है म्यू जी का होता है 3/2 और म्यू डब्ल्यू का होता है 4/3, ठीक है। ये होता है 4/3 और ये होता है 3/2, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा। म्यू जी का 3/2 और यहाँ पर V1, ठीक है, माइनस म्यू डब्ल्यू की जगह पे 4/3, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ध्यान से देखो इस सरफेस पे बताना है, ठीक है। हमको इस सरफेस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेक करना है। तो ये सरफेस है तो ये पोल है आपका, ये 10 है और ये टोटल 30 है, मतलब ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 वैल्यू रख लेंगे हम लोग। समझ में आया है। और चूंकि लाइट इधर जा रही है और पोल से इधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये -20 होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इक्वल टू म्यू जी के फिर से वैल्यू रख लो 3/2 माइनस 4/3, और आर के जगह पर क्या रख लोगे, ये रेडियस आपका इधर मेजर किया जाएगा, लाइट भी इधर ही जा रहा है तो ये +10 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका वैल्यू निकालो जरा कितना होगा। तो 3/2 V1 माइनस माइनस प्लस 4/60 इक्वल टू, यहाँ पे फिर से हो जाएगा आपका 6, और 9 - 8/10, ये पीछे वाला ही लगता है, कैलकुलेशन आ गया है, ठीक है। तो समथिंग ये कुछ वैल्यू जो है देखो जरा, ये 1/60 होगा, 4/60 इधर जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ये पीछे वाला ही कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। V1 कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। पीछे वाला क्वेश्चन में यही सेम आया था डेटा, ठीक है, तो वही वैल्यू आया है, -30 सेंटीमीटर हो गया, सही है। चलो अब देखो ये जो इमेज है, ये इमेज जो है ये फाइनल इमेज नहीं है जो ऑब्जर्वर को नजर आएगा, पीछे वाले केस जैसा ही है, ठीक है। लेकिन ये इमेज कैसा है, इमेज जो है ये वर्चुअल है। इमेज कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि नेगेटिव आया हुआ है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। और इस सरफेस से ये 30 है, लेकिन हमको यहां से पता करना है तो इसके पीछे कहीं होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से 30 जाएगा ना, समझ में आ रहा है। चलो अब हमको यहाँ पर फाइनल पोजीशन बताना है, तो ये जो इमेज है जो कि इधर बनेगा, ये इमेज इस सरफेस के लिए, ध्यान से सुनना, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये मेरे को एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया इस सरफेस के लिए, समझ में आ रहा है। ओके, मेरे को फाइनल पोजीशन के साथ साथ साइज ऑफ इमेज भी चाहिए, ठीक है, तो उस पर भी हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो कर लेंगे, उस चीज को भी निकाल लेंगे। आ जाओ यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पहले यहीं पर निकाल लेते हैं, फर्स्ट सरफेस के ऊपर का। तो बताना फर्स्ट सरफेस के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने सीखा था HI/HO, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई। तो मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका ऑब्जेक्ट का जो भी मीडियम रहेगा उसका उल्टा मीडियम लिखना है नीचे में, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था आपका, साइन के साथ लिखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, -20, है ना। और रखा हुआ है वाटर में तो हमको ग्लास का लिखना पड़ेगा, तो 3/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में लिख लेंगे 4/3, और इमेज डिस्टेंस कितना आ गया है, -30, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये समथिंग कुछ वैल्यू हो जाएगा HI/HO, इसको नीचे ना लिख करके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू हो जाएगा 4 × 2 × 30 अपॉन में 3 × 3 × 20, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, इसको भी खत्म कर दो, ये 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो वैल्यू हो गया 4/3। HI/HO आ गया है। अच्छा, HI/HO आया है और मेरे पास HO का वैल्यू भी है समथिंग कुछ 4, है ना। तो मैं इसको भी ले जाती हूँ, तो मेरे पास HI का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4 लिख लो, दैट इज 16/3, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया 16
अपॉन में 3 और देखो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आया है, मतलब इमेज जो है पीछे बनेगा जो कि वर्चुअल है, और वो वर्चुअल इमेज कैसा होगा, इरेक्ट भी होगा। वर्चुअल इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा। दिख रहा है ना, हाइट पॉजिटिव आ रखा है, तो ये समथिंग कुछ 16/3 सेंटीमीटर होगा जो कि इरेक्ट इमेज है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यही हम लोग सेम कॉन्सेप्ट सेकेंड सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करें तो फ्रॉम सरफेस टू, सरफेस टू पे आ जाओ। देखो सेकेंड सरफेस के लिए, देखो इस सरफेस के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट अब ये नहीं रह गया है, अब जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे समथिंग कुछ जो बनेगा, ठीक है, ये 4 है, वो 16/3 है, तो समथिंग 5 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट से बड़ा हाइट का इमेज बना होगा पीछे। ठीक है, तो अगर बात करें तो मान लो कि ये तुम्हारा यहाँ से ये 30 था, हमको यहाँ से 30 चाहिए, तो समथिंग कुछ ये डिस्टेंस है, मान लो, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट से बड़े हाइट का होगा, ऑब्जेक्ट से बड़े हाइट का होगा, दैट इज 16/3 सेंटीमीटर, जो कि 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। निकाल के देख लेना, यहाँ पे उसका जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है कितना है साइज ऑफ इमेज, तो मैंने इतने पे कर लिया है। ठीक है, चलो 16/3 लास्ट में कर लिया जाएगा, 16/3 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, अब सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और देखो इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक 30 और ये +10, तो 40 हो गया। तो आ जाओ लगाते हैं, और इधर पीछे में है। ठीक है, तो ये सरफेस क्या मान के चल रहा है कि ग्लास के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है, पीछे वाले केस जैसा है ना, इधर ये वाटर है और इसके पीछे ये पूरा ग्लास समझता है, तो यहां पर हो जाएगा, बताना, μg अपॉन में u, यहाँ पर u1 लिखा था, यहाँ पर u2 लिख लेती हूँ, माइनस, बच गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μw, यहाँ पर समथिंग हो गया आपका v2। ठीक है, इक्वल टू μw माइनस μg अपॉन में r। सही है, चलो वैल्यू पुट करो। μw के जगह पे क्या लिखोगे, 4/3 v2 माइनस μg के जगह पे 3/2, u2 के जगह पे अभी जस्ट बोला ये 10 और ये 30, ये वाला ऑब्जेक्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि भले ही इसके लिए, इस सरफेस के लिए इमेज है, पर इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा -40। और -40 क्यों, क्योंकि लाइट इधर से जा रहा है और हम लोग डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, तो -40 इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा, 4/3 माइनस 3/2। और बताना, एक प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पीछे बताया था तुमको, है ना, वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर वैल्यू जो है इन्फिनिटी लिख दोगे। अब यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/3 v2, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 3/80। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको लेके चलो इधर, तो 4/3 v2 इक्वल टू -3/80। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको v2 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 80 × 4 अपॉन में 3 × 3 दैट इज 9, और साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कटा पिटा दो, तो वैल्यू समथिंग कुछ बन जाएगा, ये कितना, 320 -320 अपॉन में 9, -320 अपॉन में 9 कुछ यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी, तो ये -35.4 सेंटीमीटर के करीब करीब कुछ कुछ वैल्यू बनेगा। ठीक है, इसको करके डिवाइड करके देख लेना, समझ में आ रहा है। चलो अब इससे क्या समझ में आया कि जो आपका फाइनल इमेज है वो फिर से देखो कैसा बन गया है, नेगेटिव है, तो मतलब फाइनल इमेज भी किधर बना है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बना है, और इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इधर कहीं बना है। और देखो यहाँ ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका सरफेस है, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 40 है, मतलब आपका जो इमेज है वो -35.4 पे कहीं बना हुआ है, मतलब कुछ कहीं इधर बना होगा फाइनल इमेज। समझ में आ रहा है, इसके आगे कहीं बना हुआ होगा। क्लियर है क्या, सकते हो इसका जो v2 है वो -35.4 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर था और ये -35.4 है, मतलब कहीं इसके भी आगे कहीं इमेज बना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन की, तो यही मेरा फाइनल पोजीशन हो जाएगा। सही है, फाइनल पोजीशन मेरा यही हो जाएगा। और यहाँ का जो इमेज है, देखो ये वाले पार्ट को हटा देते हैं, तो इमेज क्या होगा यहाँ का, इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल एंड डेफिनेटली इरेक्ट भी होगा। ठीक है, एंड, और एक और चीज लिख सकते हैं, एंड फॉर्म सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर्म सेम साइड ऑफ
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनेगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर भी निकाल के देख लो, तो यहाँ पर निकालो HI बाई में HO कितना हो जाएगा बताना। इस बार तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था वो म्यूजी के साथ रखा हुआ था, तो तुम यहाँ पर क्या लिख लोगे, V के साथ म्यू W है ना, और यहाँ पर म्यू G जो है, म्यू W नहीं सॉरी, ऊपर म्यू जी रख लोगे ना, ऑब्जेक्ट का था ना म्यू जी, तो उल्टा रखना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू WU। ठीक है, वैल्यू उठा करके रखो, म्यू जी का वैल्यू 3/2, V का वैल्यू कितना आया -35.4, तो मैं इसको रख लेती हूँ। ठीक है, -320 बाई में 9, ठीक है, और डिवाइड बाई में म्यू W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3, और U के जगह पे क्या रख लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 -40 ये रख लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू को बताना कितना हो जाएगा, HI बाई में HO, और HO का वैल्यू भी तुमको पता है कितना हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट ये वाला ना 16 बाई में 3, तो यही रख लो 16 बाई में 3 इक्वल टू, यहाँ पर इसको करोगे सॉल्व तो हो जाएगा ये 3 इंटू, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 320, ठीक है, नीचे में 2 इंटू 4, इसका 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू इस वाले का 9 नीचे आ जाएगा, इंटू 40, और ये वाली वैल्यू भी चली जाएगी ऊपर, तो 16 इंटू 3। समझ में आया क्या किया है, ये यहाँ पर 3 बाई में 2, 3 बाई में 2, 4 बाई में 3, 4 बाई में 3, ये 320 अपॉन में 9, तो 320 अपॉन में 9, ये वाला 40, और ये 16 बाई में 3, सब सेट कर दिया वैल्यू को, और अब उठा करके कटा पिटा दो, तो ये 3 3 जा 9, ये वैल्यू इसको खत्म कर देगा। ठीक है, और क्या कट सकता है यहाँ पर, 4 4 जा 16, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, और क्या कट सकता है, ये 4 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर में 2 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कट सकता है, 2 से ये 20 कटा दो, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और इस 20 को कटा दोगे तो ये 4 5 जा 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32, ये 0, और ये 5 को कटा दो तो 16। तो बेसिकली देख लो, HI इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 16/3 हटा देती हूँ क्योंकि मैंने उधर लिख दिया 16/3, तो HI इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 16/3 सेंटीमीटर, और इसको HI डैश लिख लो, ये HI डैश लिख लो, HO डैश लिख लो। ठीक है, तो 16/3 मतलब इस बार भी जो इमेज बनेगा, ठीक है, इस प्लेन सरफेस से भी जो इमेज बनेगा उसका भी जो हाइट है वो कितना होगा, 16/3 ही होगा। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर अल्टीमेटली तुम्हारा ये हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया I1 इमेज जो कि इस फर्स्ट सरफेस से बना है, और 40 सेंटीमीटर यहाँ से है। ठीक है, और अगर ये 40 सेंटीमीटर और मेरा ये वाला -35.4 है, तो समथिंग कुछ यहाँ पर इतने ही हाइट का इमेज I2 भी बना होगा, और उसका डिस्टेंस इस वाले से कितना होगा, इस वाले से हो जाएगा यहाँ पर 35.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये चीज को अगर यहाँ एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया 30 सेंटीमीटर पर, फिर उस इस सरफेस से बनने वाला इमेज, ठीक है, जो कि इससे आपको 40 सेंटीमीटर दिखेगा, और फिर इस सरफेस से बनने वाला इमेज जो है वो 35.4 पर दिखेगा, जो कि यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रहा है? ये 35.4 यहाँ से इसको मेजर कर लिया गया है। समझ आई क्या चीज? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें नई सीखने को मिली। ठीक है, दो चीज क्या, एक तो आपको प्लेन सरफेस पर ये कैसे फॉर्मूला लगाना है ये पता चल गया, आर का वैल्यू इन्फिनिटी लेना है, जो कि पहले से भी आपको समझ में आता होगा। ठीक है, और दूसरा कि आपको यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट एक मैंने नया इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ये सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आपको इस सारे क्वेश्चन को दोबारा एक बार उठा के करना है, और ज्यादा क्वेश्चन उठाओ और इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करने की कोशिश करो, और तुम अपने इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।